यू रिमेंबर दिल्ली में 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ था और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी एक ऐसा गुस्सा फैला जिससे मजबूरन देश को अपना कानून तक बदलना पड़ा। बट वैसा ही कुछ इंसिडेंट तकरीबन 12 सालों पहले मलेशिया के अंदर हुआ था और यकीन मानिए जब आप इस केस की डिटेल्स को जानेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रूसम, इतनी ज़्यादा ब्रूटल डिटेल्स आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ कोई कर सकता है। बट आज की स्टोरी के ऊपर मेरा कोई मन नहीं है लाइक्स वाइक्स मांगने का। आपका मन करे तो कर दीजिएगा, वरना ये वीडियो प्लीज़ पूरा एंड तक देखें क्योंकि आपको समझ आएगा कि दुनिया कैसी है और किस तरीके से काम करती है। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट को समझने के लिए हमें मलेशिया के सलांगोर में जाना पड़ेगा और दिन था 7 अक्टूबर 2000 का, जब यहीं पर रहने वाले 18 साल के दीवान नाम के लड़के ने अपनी साइकिल को चलाना शुरू किया। बट तभी उसकी साइकिल को एक बहुत जोर का झटका सा लगा और उसने जब पीछे घूमकर देखा तो एक बस उसकी साइकिल को हल्का सा टच कर चुकी थी, जिससे दीवान आगे की तरफ थोड़ा सा रोल हुआ लेकिन वो गिरा नहीं। और उसने जब पीछे ड्राइवर की तरफ घूमकर देखा तो ड्राइवर ने उसको इशारा किया और ड्राइवर साइड से अपनी बस आगे की तरफ लेकर जा चुका था। लेकिन दीवान ने नोटिस किया कि इस बस के अंदर कुछ बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं और उस टाइम पर ना सिर्फ दीवान ने बल्कि 3 लोग उसी रोड पर और भी मौजूद थे, जिसमें 2 एल्डरली और एक जवान आदमी जो कि उस टाइम पर अपनी मोटरसाइकिल पर था। सो ये चारों लोगों ने नोटिस किया कि इस बस के अंदर से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं और ये बस उस साइकिल को टच करने के बाद, उसको टक्कर मारने के बाद साइड से होती हुई आगे की तरफ जा चुकी थी। दीवान को उस टाइम पर बहुत गुस्सा आया, उसने जोर जोर से ड्राइवर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन वो ड्राइवर वहां रुका ही नहीं। इनफैक्ट जो बाकी 3 लोग थे जिन्होंने वो आवाजें सुनी थी उन्होंने भी बस का पीछा करना शुरू कर दिया। अब दीवान भी अपनी साइकिल लेके उस बस का पीछा कर रहा था, बाकी 3 लोग भी। लेकिन जो 2 एल्डरली पर्सन थे उनके पास कोई साधन नहीं था, वो वहीं पर रुक गए, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। लेकिन दीवान और वो मोटर बाइक वाला लड़का वो दोनों इस बस के पीछे पड़े रहे। लेकिन अब ये बस रोड को चीरती हुई बहुत तेजी से स्पीड में आगे की तरफ निकल गई और थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद ये दोनों भी हार थक कर वापस अपने अपने घर पर लौट चुके थे। इन्होंने बस का पीछा करना छोड़ दिया। असल में जब ये बस अपने डिपार्चर स्टेशन से चली थी उस टाइम पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़, और इसी भीड़ के अंदर नूर सुजैली मुख्तार नाम की लड़की भी मौजूद थी। 24 साल की नूर अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन, और इसकी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही थी। अब क्योंकि घर में नूर एकमात्र लड़की थी, सभी के सभी परिवार वाले इसके ऊपर अपनी जान देते। इसकी हर ख्वाहिश बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरी करते आए। इसकी स्टडीज बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई और इनफैक्ट नूर ने भी रिवर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमेशा से स्टडीज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आई। अपने माता पिता के सामने नूर ने अपना फोकस क्लियर कट रखा हुआ था कि उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है और वो किसी भी हाल में अच्छे से अच्छी स्टडीज करके इस ड्रीम को वो पूरा करेगी। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि स्कूल के अंदर स्टडीज करते हुए ही उसको यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से ऑफर भी आ चुका था कि आप हमारे पास आकर अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री को पूरा कर सकते हैं। नूर ने एक बार भी इसके लिए ना नहीं किया। तुरंत उसने अपने परिवार वालों को बता दिया कि उसको यूके में शिफ्ट होना है। उसको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, बहुत अच्छा रैंक उसका आया है इस टेस्ट के अंदर और वो जल्द ही यूके जाने वाली है। यूके जाकर उसने अपनी कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग वाली डिग्री पूरी करी और उसको पूरा करके वापस अपने घर पर आ चुकी थी। सन 2000 के शुरुआती महीनों में ही नूर वापस मलेशिया लैंड हुई थी और इधर उधर वो नौकरी की तलाश में थी। और तभी कलांग शहर के पांताई मेडिकल कॉलेज से उसको ऑफर लेटर आ चुका था कि वहाँ एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वो तलाश कर रहे हैं। नूर ने तुरंत अपना इंटरव्यू दिया और बहुत जल्दी उसका सिलेक्शन भी हो गया क्योंकि हर तरीके से नूर इस जॉब के लिए परफेक्ट थी। यूके से वो स्टडीज करके आई थी, अपने काम के लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग। और जैसे ही ऑफर लेटर जॉब वाला नूर ने देखा कि उसकी जॉब लग चुकी है, उसने घर में हर किसी को बताया कि देखिए मेरी मेडिकल कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की नौकरी लग चुकी है, अब मैं भी अपने पैरों के ऊपर अच्छे से खड़ी हो जाऊंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी। परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी, सभी ने ला लाकर नूर को मिठाई खिलाई। नूर ने भी अच्छी खासी पार्टी घर में अरेंज करी और 7 अक्टूबर 2000 का वो दिन था जब पहले ही दिन उसको अपनी नौकरी पर जाकर ज्वाइन करना था। अब आप बस सोच कर देखिए, 24 साल की एक लड़की जो कि यूके से अपनी डिग्री पूरी करके आई थी, उसने अपनी 24 साल जिंदगी के सिर्फ इसी में लगाए ताकि वो एक अच्छी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सके। हार्ड वर्क किया उसने, बहुत मेहनत करी और जब उसको वो रिजल्ट मिलने वाला था 7 अक्टूबर
अक्टूबर 2000 का पहला दिन होने वाला था उसकी नौकरी का। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इनफैक्ट नूर को तो 6 की रात को नींद तक नहीं आई, क्योंकि उसको बिल्कुल टाइम पर अपने नौकरी पर पहुंचना था, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। सो इसलिए 7 अक्टूबर की सुबह सुबह जैसे ही नूर उठी, तैयार होकर उसने अपना फेवरेट वो हिजाब पहना, अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनी। हिजाब को पहनकर अपने माता पिता से मिलकर, तीनों भाइयों से मिलकर नूर अपने घर से बाहर निकली। उसने अपना बैग अपने कंधे के ऊपर टांगा, जिसके अंदर उसका लंच भी शामिल था। उस बैग को टांग कर नूर नियरेस्ट बस स्टॉप पर पहुंची। उसके स्टेशन तक जाने वाली ये कियारा नाम की बस, इस बस को जैसे ही नूर ने देखा, वो तुरंत भागकर पीछे वाली खिड़की से चढ़ चुकी थी। लेकिन उसको चढ़ने में भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इस बस के अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़। नूर को समझ आ चुका था कि उसको इस रूट के ऊपर डेली ट्रैवल करना है, तो इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। कभी उसको सीट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नूर एक पाइप को पकड़कर उस बस में खड़ी हुई और धीरे धीरे वो बस चलनी शुरू हुई। आगे जाते जाते स्टॉप्स आते गए, बहुत सारी सवारियां उसमें से उतरती गई और नूर को फाइनली सीट मिली। सीट पर बैठकर नूर ने अपना बैग अपने आगे की तरफ रखा और इधर उधर देखने लगी। धीरे धीरे और बस आगे गई और जितनी भी सवारियां मौके पर बैठी थी उस बस में, वो भी उतरती गई। एक ड्राइवर जो इस बस को चला रहा था, एक नूर जो इस बस में अपने बैग के साथ बैठी थी, और एक बांग्लादेशी नागरिक जो कि आगे वाले गेट के पास बैठा हुआ था। और तभी आगे चलते चलते एक रोड पर यह बस 18 साल के दीवान नाम के उस लड़के से टकराई, जो कि साइकिल पर अपने आगे जा रहा था। और जैसे दीवान ने पीछे घूमकर देखा उस ड्राइवर की तरफ, उसको बोलने के लिए कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, क्यों मेरे अंदर आकर घुस रहा है। और तभी इस बस के ड्राइवर ने बस का स्टीयरिंग घुमाया और सीधा आगे की तरफ भगाते हुए ले गया। दीवान, उसके साथ एक और आदमी जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था, और साथ में 2 और एल्डरली पीपल जो कि मौके पर सड़क पर खड़े थे। उस टाइम पर इन चारों को इस बस से बहुत ही अजीब सी चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ये बस उनको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा चुकी थी, जबकि दीवान और उस मोटरसाइकिल वाले लड़के ने इस बस का पीछा करना भी जरूरी समझा। लेकिन ये बस इतनी स्पीड में थी कि ना ही तो वो मोटरसाइकिल वाला और ना ही दीवान अपनी साइकिल के ऊपर इस बस का पीछा कर पाए। जिसके तकरीबन 4 घंटों बाद जिस जगह पर ये बस का टकराव हुआ था दीवान की साइकिल से, उससे तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर दूसरे शहर के अंदर एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। और उस टाइम पर वहां कोई मिस्त्री मजदूर नहीं थे, वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल खाली पड़ी थी। लेकिन 4 घंटों बाद उस पूरी बिल्डिंग में भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि जो इस बिल्डिंग का फॉरमैन था, इसका जो ध्यान रख रहा था, सिक्योरिटी गार्ड टाइप, वो जैसे इस बिल्डिंग में शाम के टाइम पर आया, उसने देखा कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही मलबे के अंदर, जो कि आसपास टूटे फूटी ईंटें पड़ी थी, मसाला पड़ा हुआ था, रोडी क्रैशर पड़ी हुई थी, इन्हीं सब के बीच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे उसने वो डेड बॉडी देखी, उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, भागते हुए बाहर की तरफ आया। आसपास में जो रोड से लोग गुजर रहे थे उन सबको इकट्ठा किया, सब अंदर की तरफ गए और मौके पर पुलिस वालों को बुलाया गया। जैसे ही पुलिस वालों ने इस बॉडी को देखा, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो सामने देख रहे थे वो किसी इंसान का किया हुआ कांड लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी पूरे तरीके से म्यूटिलेटेड, उसका गला कटा हुआ, गला सिर्फ 10% ही धड़ से जुड़ा हुआ था, बाकी सारा पूरा खुल के उसके अंदर से पूरा खून ड्रेन हो चुका था। और ना सिर्फ खून ड्रेन हुआ था, बल्कि पूरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर 45 निशान थे चोट मारने के। ना सिर्फ सिर के ऊपर, बल्कि डेड बॉडी के चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथ पैरों के ऊपर, हर जगह से तोड़ने फोड़ने के निशान थे, 45 निशान। और जैसे ही पुलिस वालों ने इस डेड बॉडी को देखा, तुरंत इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए। और इस पोस्टमार्टम में सामने आया कि ये डेड बॉडी किसी लड़की की है, तकरीबन 25 साल के आसपास की, और इसके साथ बलात्कार हुआ है, बहुत ही ब्रूटल बलात्कार, और उसके बाद में इसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस वाले अब जुट चुके थे इस बात को पता लगाने में कि आखिर किसकी डेड बॉडी है, ये मरने वाली महिला कौन है, ताकि इसके घर वालों को कांटेक्ट किया जा सके। और शाम होते होते नूर के खुद घर वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, दूसरे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उनकी भी बात नहीं हो पा रही थी उनकी बेटी से, जो कि सुबह अपनी जॉब का बोलकर गई थी, लेकिन शाम तक उनको वापस आ जाना चाहिए था। नूर की फोटो जैसे ही उसके पेरेंट्स ने पुलिस वालों को दी, पुलिस वालों के खुद के पास भी फोटो आई हुई थी एक डेड बॉडी की, क्योंकि सारे पुलिस स्टेशन के अंदर वो डेड बॉडी की फोटो घूम चुकी थी। और जैसे ही नूर की फोटो के साथ उस डेड बॉडी की फोटो को मैच किया गया, ये एक परफेक्ट मैच था। जैसे ही नूर के माता पिता को बताया गया कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप प्लीज जाकर उसकी पहचान करिएगा। नूर के माता पिता रोते हुए, उसके भाई अपने दिल की धड़कन को किसी तरीके से समझाते हुए, उसको शांत करते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर वो डेड बॉडी रखी हुई थी। और उस बॉडी को देखकर पूरा परिवार सकते में आ गया। उनका रोना नहीं रुक रहा था, क्योंकि घर की एकमात्र बेटी, एकमात्र लड़की, और वो कुछ इस हाल में पड़ी थी जो कभी वो इमेजिन नहीं कर सकते थे। जी हाँ, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि नूर की ही थी। जल्दी पुलिस वालों ने इसके माता पिता से भी पूछताछ करी, जिन्होंने बताया कि वो बस में बैठकर अपनी जॉब के लिए निकली थी कलांग मेडिकल सेंटर के अंदर, लेकिन वो वहाँ पर पहुँची ही नहीं। उससे पहले ही उसकी ज़िंदगी ने
उसकी किस्मत में कुछ और लिख रखा था। जब पुलिस वालों ने इस क्राइम सीन से और सबूत कलेक्ट करे तो वहाँ पर उनको वही हिजाब भी मिला जो कि सुबह सुबह नूर अपने सिर के ऊपर पहनकर अपने घर से बाहर निकली थी, और उसी हिजाब से बेचारी नूर का गला घोटा गया था, और इस हद तक घोटा गया कि उसके गले की हड्डियां तक टूट चुकी थी। इनफैक्ट वो हिजाब उसकी स्किन को चीरते हुए, हड्डियों को भी तोड़ते हुए अंदर की तरफ जा चुका था। वो उसके गले की स्किन के अंदर था। अब आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पर नूर ने क्या कुछ फेस किया होगा। खैर, पुलिस वाले अपनी तलाश में जुट चुके थे। तुरंत पुलिस वाले उसके घर के पास जो बस स्टॉप था वहाँ के लिए निकले। वहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि सुबह सुबह जिस रूट पर नूर को जाना था उस रूट के लिए कियारा बस सर्विस की बस चलती है। तुरंत पुलिस वालों ने इस बस को ट्रेस किया और जल्द ही इस बस के ड्राइवर को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर आए। अब जैसे ही 38 साल के ड्राइवर हनाफी, उसका नाम हनाफी था, हनाफी की सेवा करनी शुरू करी पुलिस वालों ने, तो उसने बोलना शुरू किया कि हाँ जी जनाब, ये जो भी कुछ हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है, लेकिन ये सब कुछ मैंने नहीं किया। बल्कि जब मैं बस चला रहा था उस टाइम पर उसमें बहुत सारी भीड़ थी, अलग अलग सवारियां इसके अंदर बैठी हुई थी, लेकिन एंड होते होते जहाँ पर इस मैडम को जाना था उस टाइम पर ना सिर्फ इस बस के अंदर मैं और ये मैडम बल्कि एक और बांग्लादेशी नागरिक बैठा हुआ था। उस बांग्लादेशी नागरिक ने ही बस के दोनों गेट अंदर से लॉक किए और मेरे कान के ऊपर उसने हथियार रखा और कहा कि तुम्हें बस चलानी है। जिसके बाद वो नूर की तरफ मुड़ा और उसके साथ चलती बस के अंदर बलात्कार करना शुरू किया। अब जैसे ये बस चलते चलते 18 साल के दीवान से टकराई, उस टाइम पर जो दीवान ने देखा और उन्होंने चिल्लाहटें सुनी वो किसी और की चिल्लाहटें नहीं बल्कि नूर की थी। पूरे तरीके से नेकेड, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और उसके हाथ दोनों ऐसे उस बस की एक खिड़की के ऊपर लगे हुए थे और वो चिल्ला रही थी, बाहर मदद मांग रही थी। और दीवान के साथ उस मोटरसाइकिल वाले ने भी वो सीन देखा कि कैसे नूर मदद मांग रही है और इसीलिए उन्होंने इस बस का पीछा करना शुरू किया था। लेकिन ये बस वहाँ पर रुकी ही नहीं, वो बस आगे चलती रही। बस ड्राइवर अनाफी ने पुलिस वालों को बताया कि मेरी मजबूरी थी उस टाइम पर बस चलाना, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर हथियार लगा हुआ था और अगर मैं बस ना चलाता तो वो मुझे गोली मार देता और इसीलिए जो भी कुछ हुआ वो मुझे देखना पड़ा, उसको सहना पड़ा। और जब पुलिस वालों ने अनाफी के कहने पर उस बांग्लादेशी नागरिक को ढूंढना शुरू किया तो यहाँ सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आई। और यकीन मानिए, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर विश्वास करना सच में हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इतना ज़्यादा ब्रूटल, इतना ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग। सो मेरी यहाँ पर क्लियर कट वार्निंग, अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। सो जैसे ही नूर उस बस में चढ़ी थी उसी टाइम पर भीड़ में खड़े खड़े ही इस अनाफी ड्राइवर ने अपने सामने लगे हुए शीशे में से पीछे देखना शुरू कर दिया कि कौन कौन सवारी कहाँ कहाँ पर बैठी है। और तभी उसको इस भीड़ में नूर खड़ी हुई दिखाई दी और धीरे धीरे बस आगे चलती गई, सवारियां सारी इस बस के अंदर से उतरती गई और एंड में नूर और साथ में एक बांग्लादेशी नागरिक वही इस बस के अंदर बैठे हुए थे। और जब दोबारा से इस अनाफी ने अपने शीशे में देखा कि नूर पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हुई है और उसके आगे ये बांग्लादेशी नागरिक सवारी बनकर बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ी और बस आगे चलने पर वो बांग्लादेशी नागरिक भी इस बस से उतर चुका था। अब जैसे ही वो नागरिक इस बस से उतरा, तुरंत इस अनाफी ने इस बस के जो गेट थे वो हाइड्रोलिक वाले थे और वो बटन दबाया जिससे गेट प्रॉपर लॉक हो चुके थे। अब इस गेट को सिर्फ बटन दबाने से ही खोला जा सकता था। आपने देखा होगा आजकल बसों के अंदर वो हाइड्रोलिक वाले गेट आते हैं जो कि अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं। ऐसा ही कुछ उस बस में भी था उस टाइम पर। अब जैसे ये गेट लॉक हुए, नूर ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया कि अभी तक ये सामने अनाफी उसको नोटिस कर रहा है। दोबारा से इस अनाफी ने अपने सामने लगे हुए शीशे में देखा, पीछे नूर बैठी हुई है और अब की बार नूर का भी ध्यान उस शीशे पर गया कि ड्राइवर उसको नोटिस कर रहा है। और ना सिर्फ नोटिस कर रहा है बल्कि स्माइल भी कर रहा है और अपने होठों को भी अपने दांतों के नीचे दबा रहा है। ये देखकर नूर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसको अंदर से सेंस होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और तभी उसका शक ये यकीन में बदल गया, क्योंकि आगे बस चलते चलते बजाय जिस रूट पर उसको जाना था वो बस अपना रूट बदल चुकी थी। और जैसे रूट बदली, तुरंत नूर अपनी सीट से खड़ी होकर उस गेट के पास गई। उस गेट के पास जाकर पाइप को पकड़कर खड़ी हो गई और ड्राइवर को कहने लगी कि भैया यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। बट अनाफी ने बस रोकी ही नहीं और अपनी स्पीड में वो आगे की तरफ भगाता हुआ लेकर गया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जब ये रोड पूरी तरीके से खाली था, आसपास से कोई भी साधन आया जा नहीं रहा था, तभी उसने बस साइड में रोकी। अब आप बस सोच कर देखिए
24 साल की बेचारी नूर और सामने 38 साल का हट्टा कट्टा ये अनाफी, ये नूर के ऊपर टूट पड़ा। सबसे पहले उसके कपड़े फाड़े। बेचारी नूर उस बस के अंदर चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चिल्लाहटें सुनने वाला कोई भी नहीं था। कपड़े फाड़ कर उसने नूर को मारना पीटना शुरू किया। और जिस मोमेंट पर नूर के साथ ये सब कुछ हो रहा था, नूर समझ चुकी थी कि उसके सपने अब यहीं खत्म होते हैं, जिसके लिए उसने आज तक मेहनत करी थी और आज उसकी नौकरी का पहला दिन होने वाला था। वो ज्वाइनिंग पर जाने वाली थी, लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म भी होने वाला था। नूर ने अपने पूरे फेफड़ों का जोर लगाकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी ये चिल्लाहटें इस पूरे तरीके से बंद बस से बाहर जा ही नहीं सकती थी और आसपास कोई सुनने वाला भी नहीं था। और फाइनली इस अनाफी ने नूर की उस डिग्निटी को, उस इज्जत को लूटा जो कि 24 साल से इसने बचा कर रखी हुई थी। लेकिन ये अभी नहीं रुकने वाला था। जैसे ही इसने अपना काम पहला पूरा किया, ये दोबारा से अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर जाकर बैठा, बस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने लगा और बीच बाजार में जिस मोमेंट पर ये बस पहुंची, उस टाइम पर उसने 18 साल के दीवान की साइकिल में साइड से उसने टच किया और दीवान आगे की तरफ रोल आउट हो चुका था। लेकिन उसी मोमेंट पर ना सिर्फ दीवान ने बल्कि 3 और लोगों ने भी नूर को बिना कपड़ों के साइड की शीशे वाली खिड़की पर कुछ इस पोजीशन में चिल्लाते हुए देखा और ये चिल्लाहटें उनको फील हो चुकी थी, इसलिए चारों उस बस के पीछे भागे थे। लेकिन 2 एल्डरली पीपल, उनके पास कोई साधन नहीं था, वो पीछा नहीं कर पाए। और साइकिल तो वैसे ही बस का पीछा नहीं कर सकती, लेकिन ये मोटरसाइकिल वाला ये थोड़ी और हिम्मत करके उसके पीछे जा सकता था। लेकिन फिर भी ये बस बहुत स्पीड में आगे की तरफ निकल चुकी थी और उनकी आंखों से गायब हो गई। तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जाकर एक दूसरे शहर के आउटर इलाके में इस अनाफी ने अपनी बस को दोबारा रोका और दोबारा से इसी बस के अंदर बेचारी नूर के साथ बलात्कार किया। और इसके बाद एक बार और जब वो नूर के साथ यही रेप कर रहा था, तो नूर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अब इस टाइम पर अनाफी को डर लगने लगा कि नहीं, अब कोई हो सकता है सुन ले, इतनी देर हो गई ये बस को यहाँ खड़े, हो सकता है किसी ने नोटिस कर लिया हो और अब नूर की आवाज़ों को शांत करना पड़ेगा। तो वही हिजाब जो कि उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सुबह सुबह अपने फेस के ऊपर पहना था, वही हिजाब साइड में पड़ा हुआ था। इस अनाफी ने वो हिजाब उठाया, बेचारी नूर के बालों को पकड़कर उसके नीचे से गर्दन में वो हिजाब लपेट कर रेप करते करते, सोच कर देखिए आप, उस टाइम पर वो रुका हुआ नहीं था, बल्कि रेप करते करते इस हिजाब को इतनी जोर से उसने खींचा कि तभी एक कड़क की आवाज सुनाई दी। साफ पता चल रहा था कि बेचारी नूर की गर्दन टूट चुकी है। इतनी जोर से वो हिजाब खींचा गया था कि हड्डी टूट चुकी थी। नूर उसी मोमेंट पर मर गई होगी। इसके बाद भी अनाफी नहीं रुका, उसने बेचारी नूर की लाश के साथ रेप किया और जब इसका फाइनल पूरा हो गया, तब उसने अपनी बस के अंदर रखे हुए मोटे पाइप को निकाला और उससे बेचारी नूर के गले के ऊपर, उसके सिर के ऊपर इतने भयंकर वार किए कि बेचारी का गला ऐसे लगभग कटने को हो चुका था। उसका सिर पूरा फटा हुआ था और पूरे शरीर पर 45 अलग अलग जगहों पर चोट के निशान थे। इतने गहरे जख्म थे वो कि बेचारी नूर पहचान में भी नहीं आ रही थी। नूर के जो कपड़े थे, उसने वही कपड़े बेचारी नूर के शरीर के ऊपर लपेटे, पहनाए नहीं बल्कि लपेटे, और अपनी बस की ड्राइवर सीट के ऊपर बैठकर और आगे की तरफ लेकर गया शहर के दूसरे आउटर इलाके में, जहां एक नई बिल्डिंग बन रही थी। उस नई बिल्डिंग के बाहर इसने अपनी बस को लगाया, हाइड्रोलिक वाले वो गेट खोले और नूर की लाश को घसीटते हुए गेट से बाहर करते हुए जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड वो बिल्डिंग थी, अभी बन रही थी, उस बिल्डिंग के अंदर डंप करके अपनी बस को लेकर वहां से भाग चुका था। शाम को जब इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आया तो उसने इस बिल्डिंग के अंदर ऐसे एक लाश पड़े हुए देखा। उसने चिल्लाना शुरू किया, बाहर गया, भीड़ को इकट्ठा किया। भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद वो सब कुछ हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अनाफी जाते जाते अपने साथ नूर का वो बैग तो साथ ही ले गया, क्योंकि उसको पता था कि नूर की सारी आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, उसके सारे पहचान से रिलेटेड जो भी सामान था वो इसी बैग के अंदर होगा। सिर्फ कपड़े उसने बाहर डंप कर दिए थे जो कि खून से लथपथ थे पूरे। बैग वो अपने साथ ले गया और जाकर दूर एक नहर के अंदर डंप कर दिया ताकि किसी को भी इसकी पहचान पता ना चले। पोस्टमार्टम के अंदर ना सिर्फ चोटों के निशान थे बल्कि बेचारी नूर के वेजिनल के साथ साथ एनल एरिया के अंदर भी सीमन के ट्रेसेस मिले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्या कुछ उस टाइम पर फेस किया होगा जब पब्लिक में बात फूटी कि एक बस ड्राइवर ने बस के अंदर सवारी के साथ ऐसा कुछ किया है। तो सबके माइंड में बस एक ही सवाल था कि आखिर हनाफी है कौन और क्या ये सब कुछ पहले से ही प्लान था? क्या उसने पहले से ही नूर के ऊपर अपनी आंखें गड़ा कर रखी हुई थी? लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों को पता चला कि नूर के साथ जो उसने किया था ये उसका पहला क्राइम नहीं था, बल्कि ये तो पुराना पापी था। इस हनाफी की असल में 4 शादियां हो चुकी थी और पहली 3 शादियों से इसको तीनों अलग अलग बीवियों से एक एक लड़की पैदा हो चुकी थी। तो मतलब अब यहाँ साफ था कि ये 3 लड़कियों का बाप
और एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। सभी के माइंड में बस यही था कि जो खुद एक पिता हो 3 लड़कियों का, वो एक दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब तक भी पब्लिक की नजर में हनाफी की इमेज बस यही थी कि ये बेचारा बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है, इसकी कोई भी शादी नहीं टिकती, जो भी पत्नी आती इसको छोड़कर चली जाती है। अब इसकी चौथी भी शादी हो चुकी है और हो सकता है ये भी छोड़कर चली जाए। लेकिन जब उसके बारे में पता चला कि उसने बेचारी नूर के साथ ये सब कुछ किया है, तो सबको समझ आ गया कि नहीं, वो गलत थे। इनफैक्ट सबसे पहली पुलिस कंप्लेंट इसकी पत्नी ने ही, जो बीच वाली पत्नी थी, उस पत्नी ने ही पुलिस में जाकर करवाई थी कि उसका पति उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है, अप्राकृतिक संबंध बनाता है। उसके बाद इसको सजा भी हुई, जेल में भी रह के आया और बाद में इसने कई घरों के अंदर लूटपाट करी, कई लोगों के साथ मारपीट करी। उस केस में भी काफ़ी बार जेल के अंदर आना जाना था इसका। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसने कांड किया सारा कुछ 7 अक्टूबर 2000 के दिन, और इस बस कंपनी के अंदर उसने ड्राइवरी शुरू करी थी सिर्फ 10 दिन पहले, 27-28 सितंबर के दिन। उस दिन उसने इस बस को पहली बार चलाया था और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही उसने नूर के साथ ये सब कुछ कर दिया। जब इस अनाफी को सबसे पहली बार कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो पहले तो ये मना कर रहा था कि इसने कुछ भी नहीं किया, बट जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और उन चारों विटनेसेस को मौके पर पेश किया गया जज के सामने, तो इसने अपना सारा कुछ जो किया धरा था वो एडमिट कर लिया। और इसने अपने पहले बयान में यही कहा कि मैंने नूर का रेप इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी स्माइल की वजह से। क्योंकि जब मैं शीशे में उसको देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि नूर मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है नूर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसका जॉब का पहला दिन होने वाला था। वो अपने सपनों को पहली बार अब जीने वाली थी और इसलिए हो सकता है वो अंदर से खुश हो सकता है वो स्माइल कर भी रही हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अनाफी इस तरीके से उसके ऊपर टूट पड़ता। खैर, इस अनाफी के ऊपर सारे जुर्म साबित हुए और उसको तुरंत रेप और मर्डर के आरोप में सजा सुनाई गई। और सजा में मौत के बदले मौत और रेप के बदले 20 साल की सजा, यानी कि इसको डेथ सेंटेंस प्लस 20 ईयर्स ऑफ प्रिजन सुनाया गया। और दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस, सीमन सैंपल, जो कि बेचारी नूर के वेजिनल एरिया के अंदर मिला था, वो सीमन सैंपल, उसका जब डीएनए लिया गया तो वो परफेक्ट मैच था इस हनाफी के साथ। बट इस केस का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मुझे वो लगा जब सेकंड टाइम इस हनाफी को कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा था। तभी जो इसको पुलिस वाले लेकर आए थे कोर्ट के अंदर, असल में कोर्ट में जो 3rd फ्लोर पर जाना था उनको, और यहाँ लिफ्ट लगाई गई थी 3rd फ्लोर पर जाने के लिए। तो पुलिस वालों के साथ ये हनाफी इसी लिफ्ट के अंदर सवार हुआ और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। बट इस लिफ्ट के अंदर नूर का सगा बड़ा भाई वो भी खड़ा था और इसी लिफ्ट के साथ वो भी 3rd फ्लोर पर जा रहा था। सिर्फ 2 फीट दूर उसकी बहन का मर्डरर और रेपिस्ट हनाफी पुलिस वालों की सिक्योरिटी में खड़ा था। अब जैसे ही इन दोनों का आमना सामना हुआ, उस टाइम पर नूर के भाई ने चिल्लाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ क्यों किया, उसकी जान क्यों ली। बट हनाफी ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहा कि नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अप्रैल 2002 के अंदर इस केस के ऊपर फाइनल फैसला आया, जिसके अंदर इस फैसले को कंटिन्यू रखा गया कि हाँ, इस हनाफी को डेथ सेंटेंस दी जाएगी फांसी लगाकर और इसको 20 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। बेशक ये जो फैसला आया था उससे नूर का परिवार पूरे तरीके से संतुष्ट था, लेकिन वो दर्द, वो पेन, वो कैसे उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उससे वो कैसे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 7 अक्टूबर 2000 के दिन, जिस टाइम पर हनाफी ये सब कुछ कर रहा था बेचारी नूर के साथ, उस टाइम पर इस हनाफी की चौथी बीवी एक हॉस्पिटल के अंदर थी और वो अपना चेकअप करवा रही थी जब उनको पता चला कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। और उसके कुछ महीनों बाद नूर की चौथी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया। बट हनाफी का चौथा बच्चा प्रीमेच्योरली जन्म लेता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। इस सजा के कंटिन्यू होने के बाद भी हनाफी ने कई अलग अलग जगहों पर अपनी जो माफ़ी पत्र था वो फाइल किया, लेकिन हर जगह से उसको रिजेक्शन मिलती गई। इनफैक्ट जो सलांगार का सुल्तान था वो एंड था, अगर वहाँ से उसको माफ़ी मिल जाती है तो ठीक है, वरना उसको मरना ही पड़ेगा। और 2006 के अंदर सुल्तान ने भी इसकी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली 19 दिसंबर 2008 के दिन इस हनाफी को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन 8 साल तक जेल के अंदर रहने के बाद भी इसने कभी अपना जुर्म को एडमिट पब्लिकली नहीं किया। एक बार जज के आगे किया था, लेकिन मर्डर का उसके आगे भी नहीं किया। देश विदेश के अंदर इस खबर ने उस टाइम पर हेडलाइंस बटोरी, जैसे 2012 के अंदर हमारे यहाँ दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ था
2000 के अंदर मलेशिया में। इसके बाद भी देश के अंदर कई सारे कानून बदले गए, जैसे कि बसों की या फिर किसी भी गाड़ी की जो विंडोज़ होती हैं, विंडशील्ड वगैरह, उनके ऊपर कोई भी फिल्म वगैरह नहीं लगा सकता, वो टिंट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी जैसी कंपनी बनाती है, ताकि बाहर से लोग देख सकें कि गाड़ी या फिर बस के अंदर क्या चल रहा है। और अगर इस अनाफी की बस में भी विंडोज़ वगैरह को काला नहीं किया जाता तो ऑब्वियसली बाहर के लोग देख लेते कि इस बस के अंदर क्या चल रहा है, और हो सकता है कोई मदद के लिए बीच में आगे आ जाता, नूर बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा से ही पूरी दुनिया में इश्यूज रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी सॉल्यूशन आज तक नहीं मिल पाया। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन नीचे बताएं कि इसके अंदर दुनिया क्या कर सकती है, सरकारें क्या कर सकती हैं, हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। आपकी राय जाना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ बताना जरूरी लगता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर ही आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप बता सकते हैं। यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, जहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सैफ अली को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।